नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अभी कल एक समाचार आया और समाचार को लेके लोगों ने बड़ी टिप्पणियाँ की, लोगों ने उसके ऊपर बड़े सारे कमेंट्स किए और ये एक चर्चा का विषय बन गया और वो ये था कि भई जो हमारी प्रतिनिधि स्पेस संस्था है यानी कि इसरो, उस इसरो के बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, यानी लगभग 100 से अधिक वैज्ञानिक जो हैं, वो पिछले 1 वर्ष में इसरो छोड़ चुके हैं और वो चाहे वीआरएस लेके और चाहे वो रिज़ाइन करके वो इस तरह से वो इसरो छोड़ के जा रहे हैं। 100 से ज्यादा साइंटिस्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा चुके हैं भाई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज उन्हें कंपैरेटिवली बेटर सैलरी और बेटर फैसिलिटीज दे रही हैं। तो इसको लेके बड़ी सारी बातें हुई और सब डिस्कशंस हुए। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इसरो जैसी प्रतिनिधि संस्था को छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो लोगों में इसका अर्थ ये है कि उनमें देशभक्ति की भावना कम होती जा रही है और देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए। यदि आप इसरो जैसे संस्थान को आपने जॉइन किया है, तो इसरो जैसे संस्थान में आपको इतना देश से प्रेम होना चाहिए कि आप उसको छोड़ के ना जाएँ। अब ये बात ऊपर से तो कहने में सही लगती है कि भई ये तो उसी तरह की बात हुई कि कोई अधिकारी जो है या कोई मिलिट्री ऑफ़िसर जो जॉइन करता है, जब ड्यूटी जॉइन करता है, तो वो अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। जो उसका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है। सिविलियन जो है वो अपने घंटे लिखता है, लेकिन जो मिलिट्री ऑफ़िसर होता है वो अपने खून से वो कॉन्ट्रैक्ट लिखता है देश के साथ। तो उनकी जो तुलना है वो मिलिट्री से भी की गई और ये भी कहा गया कि देखिए मिलिट्री भी तो है, वहाँ भी तो लोग जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इस पे तथ्य बताना चाहूँगा और उस तथ्य बताने के बाद फिर आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग स्वयं तय कीजिए कि यदि इसरो के वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं, तो उसमें उन वैज्ञानिकों का दोष है और उनमें कमी है कुछ देशभक्ति की भावना की कुछ कमी है। तो अब आप ये देखें कि क्या इसरो के वेतनमान जो हैं वो कम है? पहला आपको एक फैक्ट बता दूँ कि स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इसका जब से प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है तो भारत और अधिक शक्तिशाली हुआ है। और भारत की जो सप्लाई लाइन्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। भारत में एक ड्रोन इकोसिस्टम बन गया है। ये डिफेंस साइड पे। इसी तरह से स्पेस साइड पे हमारी रॉकेट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और इस समय जो पूरा ये इकोसिस्टम है स्पेस का, प्राइवेट इंडस्ट्री और इनको सबको मिला के, इसरो को मिला के और प्राइवेट इंडस्ट्री को मिला के, वो लगभग $8 बिलियन का है। लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि 2030-31 तक ये $40 बिलियन होने वाला है। और ये $40 बिलियन क्यों होने वाला है? क्योंकि भारत की भी समझ में आ गया है, भारत की भी समझ में आ गया है, हमारे नीति निर्धारक की भी समझ में आ गया है कि भाई आगे के जो भी युद्ध होंगे, उनका कंट्रोल स्पेस से होगा और स्पेस में जिसके जितने अधिक सैटेलाइट्स होंगे, वो उस युद्ध को नियंत्रण में कर पाएगा, उसको कंट्रोल में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं और उससे आगे वाले, यदि उनको आपको काउंटर करना है, तो वो स्पेस से होंगे। वो आपके जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं, उनसे नहीं होंगे। वो स्पेस से आप कंट्रोल कर पाएँगे। तो स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स की संख्या होना बहुत आवश्यक है। आज देखिए स्पेस एक्स एक्स की कोई 40,000 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। 40,000 सैटेलाइट्स का मतलब ये भी है कि भाई आखिरकार स्पेस है, स्पेस में जो स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं, वो कब्ज़ा कर रही हैं उसके ऊपर। चाइनीज़ जो हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। अब हमारा स्काई रूट आ गया है, जो स्काई रूट कल एक अपने जो लॉन्च करने जा रहा है, तो प्राइवेट स्पेस लॉन्च हो रही है। तो अब स्काई रूट है, गैलेक्साई है और भी अधिक कई कई सारी कंपनियाँ स्पेस में आ रही हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से। जैसे स्काई रूट है, इसमें सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो ख़ास तौर से ये जो पंचमक्कार टाइप के लोग हैं,
उनको इस पर ऑब्जेक्शन है कि भाई इसमें सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? फिर भारत की तो इसमें जो है ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी नहीं रहेगी। ये भूल जाते हैं स्पेस एक्स जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट का है मैक्सिमम। तो ये तो ख़ैर मूर्खता वाली बातें हुई। न बात ये है कि भई $8 बिलियन की इंडस्ट्री जब $40 बिलियन की इंडस्ट्री अगर 5-6 साल में या 7 साल में यदि वो 5 गुनी बढ़ने वाली है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। तो ये तो हो गया साहब डिमांड। हुँ। ये डिमांड पुल फैक्टर हो गया। ये डिमांड पुल फैक्टर हो गया कि स्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आ रहा है, आने वाला है और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स अच्छा वाला चाहिए। इसलिए इस समय जो ए ग्रेड साइंटिस्ट हैं, उनकी बड़ी भारी डिमांड है। अब प्रश्न ये है कि भई इसरो से ही क्यों लिया जा रहा है? इसरो की अपनी एक नीश है और इसरो से यदि 100 लोग गए हैं, तो कारण केवल ये नहीं है। अब कारण मैं बताता हूँ, एक और कारण जो है, बड़ा कारण है, ज़रा उठा लीजिए आप गूगल कर लीजिए, अभी गूगल कीजिए और गूगल में आप जो है वो बजट पूछ लीजिए कि क्या है? इसरो का जो बजट है, वो पिछले 13-14 वर्षों में क्या रहा है? मैंने फिगर निकाला कि भई 2012-13 में इसरो का बजट क्या था? तो पता चला कि 2012-13 में जो इसरो का बजट था वो 5,750 करोड़ था। ओके, गुड। फिर उसके बाद फिर हमने बजट निकाला, जो लेटेस्ट है 2026-27 का, यानी अब 14 साल का ये पीरियड आ गया। 2026-27 का जो बजट है वो 13,680 करोड़, 13,700 करोड़ मान लीजिए, 13,700 करोड़ है। आप कहेंगे तो ये तो बहुत अच्छा है भई, 14 साल में डबल हो गई, लेकिन 14 साल में आप भैया 13,750 करोड़ का उसको ज़रा नेट प्रेज़ेंट वैल्यू फैक्टर पर एनालाइज़ करें, तो आप ये पाएँगे कि अगर नेट प्रेज़ेंट वैल्यू निकालिए और उसको 7 से डिस्काउंट कीजिएगा ना, तो ये ग्रोथ नेगेटिव आएगी। 6 से करेंगे तो लगभग बराबर आएगी, 5 से करेंगे तो कोई 10-15% का अंतर आएगा। तो भाई 5 से क्यों करेंगे? जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो अंतर है, उसका एग्ज़ैक्ट निकाल लें। मेरा ये मानना है कि ये स्टैग्नेंट है। पिछले 14 साल में इसरो का बजट स्टैग्नेंट है। क्यों भाई? स्टैग्नेंट क्यों है? और इस स्टैग्नेशन के कारण जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनोवेशन है, जो नई रिसर्चेज़ हैं, उनकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। जब कोई साइंटिस्ट जाता है इसरो जैसे संस्थान में, तो उसकी आँखों में कई सपने होते हैं और उन सपनों में यह भी एक होता है कि भई हम एक देश की सेवा करेंगे, तो देश की सेवा के लिए देखिए हम नई-नई रिसर्च करेंगे और उस नई रिसर्च के माध्यम से हम देश का एक, समझ लीजिए कि हम देश के लिए एक बहुत बड़ा कोई काम कर गुज़रेंगे। इसरो की जो मैन पावर है तो बहुत है। उसमें से 100 जो है तो वो कोई बहुत बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या नहीं है, मान लीजिए उनकी कोई 4-5% की संख्या है। लेकिन ये जो जा रहे हैं सब ए ग्रेड वाले हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी है बाहर, तो डिमांड पुल है। अब यहाँ से अब आप ये देखें कि स्टैग्नेशन के कारण, लोगों को प्रोजेक्ट ना मिल पाने के कारण, लोगों के प्रोजेक्ट की फंडिंग रुकी होने के कारण उनमें कितनी निराशा होगी। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि भाई साहब एक ही तरफ ना देखें और ये जो है बगैर मतलब का जो ये निकाला जा रहा है नैरेटिव कि साहब ये जो है ये अनपैट्रियोटिक टाइप का काम है कि आप इसरो छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये अनपैट्रियोटिक टाइप का काम है कि इसरो छोड़ के जा रहे हैं, तो आप इसरो की फंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं भई? आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग 5 गुनी बढ़ने वाली है, तो इसरो की फंडिंग अगर उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात, पूरे देश के जो संस्थान हैं, बड़े-बड़े संस्थान हैं, उसमें सभी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग फैकल्टी क्यों नहीं आ रही है? एक ज़माना था जब केवल एक कॉलेज हुआ करता था पूरे भारत में जहाँ पर एयरोस्पेस डिपार्टमेंट हुआ करता था, त्रिवेंद्रम इंजीनियरिंग कॉलेज। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी जो है वो टॉप में जितने भी मैक्सिमम साइंटिस्ट हैं, वो साउथ से आते हैं। वो इसलिए है। तो क्यों नहीं एक्सपेंशन किया जा रहा है? तो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ आ गई, रक्षा यूनिवर्सिटीज़ आ गई। एयरोस्पेस को एक्सटेंशन एक्सपेंशन कीजिए, हैं? जिससे कम से कम
स्टार्टअप्स वगैरह इतने सारे स्पेस स्टार्टअप आ गए। आप चाहते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ता जाए, लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स ना मिले। तो ये जो मिसमैच है, ये है असली कारण मेरे विचार से। अब आप लोग जो है, जो मैंने बताया है, उसका विश्लेषण करें और आप लोग अपना मंतव्य बताएँ कि आप इसको कैसे देखते हैं और ये जो इसरो साइंटिस्ट वाली जो क्राइसिस है, इसका असली दायित्व किस पर है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।